हाय एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे, इसके बाद इसका सलूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं। ठीक है, उनके पास तीनों प्रकार के सिक्के मिला के कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 300 रुपये है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की 3 गुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो मतलब कि इसमें बताना है हम लोग को कि 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं उसके पास। ठीक है ना, 1 रुपये का कितना सिक्का है, 2 का कितना है और 5 का कितना है। और टोटल तो हम लोग को पता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुल टोटल जो है सिक्कों की संख्या कितनी है, 160 है। ठीक है ना, तो हम लोग सबसे पहले इसमें मानते हैं, क्या मानेंगे, जो 2 के सिक्का है जो 5 रुपये के सिक्कों की 3 गुनी है। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं, माना कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर x। अब 2 रुपये के सिक्कों की संख्या देखते हैं। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या जो है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। ये चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तिगुनी कहने का मतलब कि जितना 5 रुपये का सिक्का है उसमें 3 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो वो तिगुनी हो जाएगी। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x से है, इसमें 3 से हम लोग गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3 गुनी, मतलब 3x हो गया 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। अब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या लिखेंगे तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी थी, 160 थी। ठीक है, 160 में से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं 2 रुपये और 5 रुपये की सिक्कों की संख्या को, तो जितना शेष बचेगा वो हो जाएगा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 3x है। तो कुल सिक्कों की संख्या में से 160 में से अगर हम 5 और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या माइनस कर देते हैं, 3 और 1 4x हो गया, तो ये हो गया 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न से अब हम लोग बनाते हैं। अब इसमें दिया हुआ है क्या कि इनके योग, जो कुल इसका जो मूल्य है वो कितना है, 300 रुपये। तो मतलब तीनों रुपए को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आना चाहिए, 300 रुपये। तो 160 माइनस 4x ये था 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो इसमें हम लोग 1 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, 1 से हम लोग गुना कर देंगे, प्लस अब 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है, 3x है ना। 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 3x इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल इनका मूल्य होगा। प्लस अब 5 रुपये की सिक्कों की संख्या 5 इंटू सिक्कों की संख्या x है, तो x तीनों को ऐड करके हम लोग कितना मिलेगा, 300 रुपया कुल हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तब देखते हैं, 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 160 माइनस 4x में, इसमें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 160 माइनस 4x ही हो जाएगा। 3 में 2 में गुना करेंगे 6 और x 6x, प्लस 5 में x से गुना करेंगे 5x बराबर 300। ठीक है, अब x वाला जो है इनको एक साथ करेंगे और संख्या वाले को एक साथ। ठीक है, तो 160 माइनस अभी 4x ऐसे ही लिख देते हैं, जो प्लस वाला है इसको ऐड कर लेते हैं, तो 6x प्लस 5x 11x बराबर 300। ठीक है, अब यहाँ पे है 160 माइनस 4x है प्लस 11x है, तो प्लस में से माइनस वाला हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। 11 में से 4 अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना मिलेगा, माइनस की प्लस हो जाएगा, प्लस 7x बराबर 300। ठीक है ना, बड़ा संख्या प्लस में है तो यहाँ पे प्लस में होगा 7x। ठीक है, 7x। अब 7x वैसे ही हो गया 300, प्लस में है 160 तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब 7x बराबर कितना हो गया, 300 में से अगर हम लोग 160 घटाते हैं तो कितना बचेगा,
140, ठीक है। अब x का मान निकल के आ जाएगा 7 गुना में है, बराबर किस साइड आएगा तो भागा में कट के कितना आ गया 20, मतलब x का मान आ गया 20। x हम लोगों ने किसको माना था, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या को हम लोगों ने x माना था, तो इसलिए 5 रुपये की सिक्कों की संख्या, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर x, और x का मान हमें मिला है कितना 20, मतलब 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 20 है। अब 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना था 3x, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 3x, 3 गुने x का मान हम लोग को पता है कितना 20, तो 20 तिहाई कितना हो गया 60, मतलब 2 रुपये के सिक्कों की संख्या हो गया 60। अब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हम लोग देखते हैं। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है 160 माइनस 4x, मतलब कुल सिक्कों की संख्या में से 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हम लोगों ने घटाया था, तो 1 रुपये का सिक्का हम लोग को प्राप्त होगा। 4 इंटू एक्स का मान कितना है 20, तो यहाँ पे 20 रख लेंगे। 160 माइनस 20 में 4 में गुना करेंगे तो कितना हो गया 80। 160 में से अगर हम लोग 80 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 80, मतलब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 80 आ गया। तो ये निकल गया आप लोगों को 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये की सिक्कों की संख्या। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में पिता ने अपने तीन संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है। तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ठीक है। 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है, ठीक है। अपने तीनों संतानों में वे अपनी संपत्ति 1:2:3 के अनुपात में बांट देता है और अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख है। मतलब 2.5 लाख लिख रहा है, इसका मतलब 2.5 लाख रुपए, तो 2,50,000 रुपये की है। तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला, मतलब तीनों संतानों को माना कितना रुपए हिस्से के रूप में मिला। माना कि प्रत्येक संतान का हिस्सा बराबर x, ठीक है। माना कि प्रत्येक संतान का हिस्सा बराबर x। ठीक है, मतलब कि प्रत्येक संतान का हिस्सा हम लोगों ने मान लिया, नहीं पता है कितना दिलाया है तो मान सकते हैं हम लोग कि x दिलाया, ठीक है। प्रश्न से अब देखते हैं 1:2:3 के अनुपात में बांटा गया है, तो 1 अनुपात है तो इसको x हम लोग मान सकते हैं, 2 है तो इसको 2x हम लोग मान सकते हैं, और जो 3 है मतलब तीनों एक तरह से अनुपात में है तो इसमें हम लोग x लगा के इसको ऐड कर सकते हैं। अब अपने लिए कितना रखे हुए हैं, अपने लिए रखे हैं 1 लाख, तो 1 लाख कर लेंगे, और बराबर कुल संपत्ति कितनी है 2.5 लाख, मतलब 2,50,000, तो हम लिख सकते हैं इसको 2,50,000। ठीक है ना, मतलब 2.5 लाख था, 2.5 लाख था, इसका मतलब 2,50,000, ठीक है। दो 2,50,000, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं x, और ये 2x + 3x कुल कितना x हो गया 3, 2, 5 और 1 6x + 1 लाख बराबर 2,50,000, मतलब कि 2.5 लाख, ठीक है ना। अब x वाले को यहीं पे छोड़ देंगे, संख्या वाले को एक तरफ ले जाएंगे। ये 1 लाख जो है प्लस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा।
ठीक है। अब 6x बराबर देखते हैं, 6x बराबर 2.5 लाख में से 1 लाख हम लोग हटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1.5 लाख, ठीक है ना। 2.5 लाख में से हम लोग 1 लाख घटा रहे हैं तो मिलेगा कितना, 1.5 लाख। अब हम लोग को x का मान निकालना है, x का मान निकालना है तो x बराबर क्या रखेंगे, तो x बराबर 1.5 लाख, मतलब कि 1,50,000 बट्टे में 6 गुना में है, इस साइड आएगा तो भागा में आ जाएगा। अब x बराबर हम लिखेंगे 6 से डिवाइड करेंगे 1,50,000 में, ये 6 दूनी का 12, 6 पाँचे 30 और इस पे बैठ गया 3 जीरो, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा 25,000, मतलब 25,000 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहले संतान x का मान कितना हिस्सा मिला, तो पहले संतान का हिस्सा बराबर कितना माने थे हम लोग, x, तो पहले संतान का हिस्सा बराबर x, मतलब कि x का मान कितना निकल के आया, 25,000, तो ये पहले संतान को मिला है 25,000। अब देखते हैं दूसरे संतान को कितना मिला, दूसरे संतान को 2x, मतलब कि 2 अनुपात था तो 2x, अनुपात में जब भी होता है तो उसमें x मान के हम लोग बना सकते हैं। x के जगह पे बैठाएंगे हम लोग 25,000, 25,000 में 2 से गुना करेंगे, ये मिल गया हम लोगों को 50,000, मतलब दूसरे संतान को कितना मिला, कुल हिस्से का 50,000 मिला। ठीक है, अब तीसरे संतान को देखते हैं, तीसरे संतान को मिलेगा 3x, मतलब 3 अनुपात था ना, तो 3x, x के जगह पे रखेंगे 25,000, तो 25,000 में और 3 में गुना करेंगे तो ये मिल गया 75,000। ठीक है ना, तो ये तीनों संतान का हो गया, ये हिस्सा उन लोगों को मिला है, ये हो गया इनका आंसर। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब गुणज कहने का मतलब कि उनका गुणनफल, जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, ये एक तरह से गुणज हुआ उसका, तो उनका योग 231 है। तो माना कि 11 का पहला गुणज, हम लोग को पता तो है नहीं कि किन लगातार 3 गुणजों का बात कर रहा है 11 का, तो हम लोग मान लेते हैं कितना, x। तो माना कि 11 का पहला गुणज x, लगातार बोल रहा है ना, तो लगातार मतलब कि जैसे 11 हो गया, 11 के बाद 22, इस टाइप से। तो पहला गुणज हम लोगों ने मान लिया x, तो दूसरा गुणज कितना हो जाएगा, 11 के बाद कितना आता है 22, तो x में कितना जोड़े, तो x में अगर हम लोग 11 जोड़ते हैं तो दूसरा गुणज हम लोग को मिलेगा। तो लिखते हैं दूसरा गुणज बराबर x प्लस 11। ठीक है, x प्लस 11 हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग तीसरा गुणज, जैसे कि तीसरा गुणज में हो जाएगा x प्लस 22। देखो साइड में बताती हूँ कैसे हो रहा है ये। ठीक है, हम लोग को तो पता नहीं था कि गुणज इसका है क्या, तो x मान लिया, दूसरा गुणज हो गया x प्लस 11 और तीसरा गुणज हो गया x प्लस 22। लगातार बोल रहा था तो ऐसे मैंने माना है। ठीक है, जैसे मान लिए, सपोज करते हैं कि 11 हो गया, 22 हो गया और 33 हो गया, तो इसमें अंतर देखते हैं। जो पहली संख्या 11 है, तो 11 पहली संख्या में कितना ऐड किए कि 22 हुआ 11। अब 11 में कितना ऐड करेंगे कि तीसरी संख्या मिलेगी, तो 22 ऐड करेंगे तो 33 मिलेगा हम लोग को। ठीक है ना, 33 है तो मिलेगा। तो इसी तरह हम लोगों ने माना भी है, पहला गुणज x, दूसरा गुणज x प्लस 11 और तीसरा गुणज x प्लस 22। ठीक है ना, हम लोग को नहीं पता था तो ये मानना पड़ा x। ठीक है, आप लोग को y मानना है, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, a b c कोई भी चर मान आप लोग मान सकते हैं। ठीक है ना, तो अब प्रश्न से देखते हैं हम लोग। प्रश्न से तीनों गुणजों का योग दिया है 231। तो पहली गुणज x, दूसरी गुणज x प्लस 11 और तीसरा गुणज जो है x प्लस 22 है, और तीनों का योग कितना हो जाएगा, तीनों को योग का मतलब क्या, जोड़, तीनों को जोड़ने पे मिलेगा 231। ठीक है,
अब कितना x हो गया यहाँ पे x, यहाँ पे x और यहाँ पे 3x, 11 और 22 कितना हो गया 33, बराबर कितना हो गया 231 हो जाएगा। ठीक है, तो अब करेंगे संख्या वाले को एक तरफ, क्योंकि मुझे x का मान, हम लोगों को x का मान निकालना है, तो x को अकेले करना होगा। 231, 33 जो है प्लस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो गया 231 में से हम लोग कितना घटाएंगे 33 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे हो गया 198, मतलब 231 में से 33 घटाते हैं तो 198 मिलेगा। 198 3 गुना में है, बराबर के इस साइड आएगा तो भागा में। अब 3 से कैंसिल होगा, 3 छक्का 18 और ये यहाँ से 3 छक्का 18, मतलब x का मान आ गया 66, मतलब कि 66। तो पहला 11 का पहला गुणज हो गया 66, तो दूसरा गुणज कितना होगा x प्लस 11, हम लोगों ने माना था दूसरा गुणज x प्लस 11, x का मान निकल के आया है 66 प्लस 11 कितना हो गया 77, 66 और ये हो गया 77, दूसरा 11 का गुणज। अब तीसरा संख्या देखते हैं, तीसरा गुणज क्या है, तीसरा संख्या या तीसरा गुणज क्या हो गया x प्लस 22। ठीक है, तो x का मान मिला था 66, और सॉरी 66 हो गया, यहाँ पे 11 मैंने लिख दिया, 66 प्लस 22 कितना हो गया 88। तो मतलब कि पहला गुणज 66 मिला, दूसरा गुणज 77 और तीसरा गुणज 88 मिला। ये तीनों क्या है लगातार है 11 का गुणज, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, और तीनों के जोड़ने पे आप लोगों को प्राप्त होगा 231, आप लोग ऐड करके देख सकते हैं। ठीक है ना, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। कुल 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए, तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि कुल बच्चा 100 वहाँ पे गए थे, जिन्हें विजेता जो जीते, जो विजय हुए, उन्हें 2 कलम दिया जा रहा था, और जो बस भाग लिए थे उन्हें 1-1 कलम दिया जा रहा था। ठीक है, तो मानते हैं हम लोग सबसे पहले, माना कि विजेता छात्रों की संख्या x, माना कि विजेता छात्रों की संख्या बराबर x। ठीक है, तथा जो अन्य प्रतिभागी थे, जो विजय हुए, उन्हें तो उनकी संख्या तो x हो गई, जो अन्य प्रतिभागी गए थे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो कुल प्रतिभागी कितने गए थे 100। अगर 100 में से हम लोग विजेता छात्रों की संख्या घटा देते हैं तो हम लोग का क्या निकलेगा, अन्य प्रतिभागियों की संख्या निकल जाएगी। तो मतलब कि अन्य प्रतिभागियों की संख्या बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस विजेता छात्रों की संख्या, मतलब कि x। ठीक है, तो अन्य प्रतिभागियों की संख्या हो जाएगा कितना 100 माइनस x। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न से, देखते हैं कि जो विजेता छात्रों की संख्या है उन्हें कितना कलम दिया जा रहा था, 2 कलम दिया जा रहा था, तो x बच्चे हो गए विजेता और सभी को 2-2 कलम दिया जा रहा था, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस अब जो अन्य प्रतिभागी थे जो कि गए थे लेकिन विजय नहीं हुए, तो फिर भी उन लोग को 1-1 कलम दिया जा रहा था। और कुल कलम का वितरण कितना हुआ देखते हैं प्रश्न में, तो कुल कलमों का वितरण 120 हुआ था, मतलब कि जो विजय हुए और जो अन्य छात्र गए थे सबको मिला के 120 कलम वितरण किया गया। अब 2 में और x में, 2 में x में गुना करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, और फिर 1 से हम लोग गुना करेंगे 100 माइनस x में। ठीक है, तो 2 में x में गुना किए 2x प्लस
100 में 1 से गुना करेंगे 100 माइनस x में 1 में गुना करेंगे x बराबर 120। अब x वाले का काम एक साथ करेंगे, 2x में से x जाएगा x और ये हो गया 100 बराबर 100। अब x का मान निकालते हैं हम लोग। x बराबर 120, ये जो 100 है प्लस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 120 में से 100 घटाते हैं तो कितना होगा, 20 होगा। तो हालांकि जो विजेता छात्र थे उनकी संख्या निकल के आ गई 20, ठीक है। तो हम लोग माने थे ये विजेता छात्रों की संख्या ही बोल रहा है क्वेश्चंस में, तो ये निकल के आ गया 20। अब जो अन्य प्रतिभागी हैं उनका निकालना है, तो 100 में से x माइनस कर दीजिए, निकल के आ जाएगा। तो 100 माइनस x, 100 और x का मान आया है 20, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो गया, 80। मतलब कि अन्य छात्रों की संख्या हो गया 80, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र की 3 गुने से 5 अधिक है। रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद, मतलब कि 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग, मतलब कि रवि का उम्र और उसके पिताजी का उम्र का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। मतलब कि वर्तमान में उन दोनों का उम्र कितना हो रहा है ये हम लोग को ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं, माना कि रवि का वर्तमान उम्र x, ठीक है। माना कि रवि का वर्तमान उम्र बराबर x हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तथा पिता का वर्तमान उम्र, तथा रवि के पिता का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, रवि के पिता का वर्तमान उम्र रवि के उम्र से कितना गुना, रवि के उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है ना। जो पिताजी का वर्तमान उम्र है रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो रवि का उम्र x था, इनका तिगुना कितना हो जाएगा, 3 से गुना करना पड़ेगा तब तिगुना होगा। और जिससे 5 वर्ष अधिक है तो 5 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो गया रवि के पिता का वर्तमान उम्र 3x + 5, ठीक है। अब देखते हैं 5 वर्ष बाद की उम्र। 5 वर्ष बाद उम्र कह रहा है तो इसका मतलब 5 वर्ष क्या होगा, बढ़ जाएगा। अभी मानते हैं कि मेरा उम्र 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 25। तो इसी तरह अगर रवि का उम्र x वर्ष है तो उसका 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, ठीक है। अब पिताजी का उम्र कितना हो जाएगा 5 वर्ष बाद में, इनका भी निकालना पड़ेगा, निकालते हैं। तो पिताजी का 5 वर्ष बाद का उम्र निकालना है, तो पहले वर्तमान में उम्र कितना था, 3x + 5 था, ठीक है। 5 वर्ष 5 साल उम्र बढ़ गया तो 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x + 5 और 5 कितना हो गया, 10। मतलब 3x + 10 ये हो गया रवि के पिताजी का 5 वर्ष बाद का उम्र। अब इन दोनों का मतलब रवि का और रवि के पिताजी का उम्रों का योग 47 वर्ष है। मतलब कि दोनों लोगों का उम्र जोड़ने पे कितना आ रहा है, 47 वर्ष। 5 वर्ष बाद का है, तो 5 वर्ष बाद में रवि का उम्र x + 5 था और पिताजी का उम्र 3x + 10 था, ठीक है। अब ये दोनों का योग कितना था, 47 था, ठीक है। अब x वाले को एक तरफ रखेंगे और संख्या वाले को एक तरफ, तो 3x और ये x जो है कितना हो गया, 4x। 10 और 5 15 बराबर कितना हो गया, 47, ठीक है। क्लियर है। अब 4x बराबर 47 और ये 15 जो है प्लस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 4x बराबर 47 में से अगर हम लोग 15 घटाते हैं तो कितना आएगा, ये 7 में से 5 गया 2 और 4 में से 1 गया 3, मतलब कि 32। x बराबर कितना हो जाएगा, 32। और ये जो 4 जो है गुना में है, बराबर के इस साइड आएगा तो भागा में
4 8 32 मतलब 8 बार में कट गया। तो ये x हम लोगों ने क्या माना था, इनका वर्तमान उम्र पूछ रहा है दोनों का ना, तो x हम लोगों ने क्या माना था, रवि का उम्र माना था। ठीक है, तो रवि का वर्तमान उम्र कितना निकल के आया, x, तो मतलब x का मान कितना आ गया 8, तो रवि का वर्तमान उम्र कितना हो गया 8 वर्ष। ठीक है, रवि का वर्तमान उम्र x मतलब कि 8 वर्ष हो गया। अब पिताजी का वर्तमान उम्र, तो रवि के पिताजी का वर्तमान उम्र इनका भी निकाल लेते हैं। कितना माना था हम लोगों ने, 3x + 5। ठीक है, तो लिखते हैं 3x + 5, 3 का 3 और x का मान निकल के आ गया है कितना 8, तो 8 घटा देते हैं +5। ठीक है, और 8 में 3 में गुना करेंगे, 8 3 का 24 और ये हो गया 5, तो कितना हो गया 24 + 5 29 वर्ष। ठीक है ना, तो 29 वर्ष हो गया। 8 रवि का वर्तमान उम्र हो गया और ये 29 जो है पिताजी का वर्तमान हो गया। ये दोनों लोगों का वर्तमान उम्र निकल गया। ठीक, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सब 2.2 का सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।